में, जिसमें सबसे पहले है अकाउंट ग्रुप। टैली में कुल 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी तथा 13 सब ग्रुप होते हैं। तो पहला है कैपिटल अकाउंट। इसमें हम किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए ली गई पूंजी की एंट्री को लिखते हैं, और जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उस पूंजी की एंट्री हम इस कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। और इसका पहला उप समूह है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें हम पार्टनर के नाम की एंट्री को लिखते हैं, और जैसे मान लीजिए कि कोई दो लोग मिलकर के बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें पार्टनर के नाम की एंट्री हम रिजर्व सरप्लस में लिखते हैं। चल संपत्ति यानी कि करंट एसेट, इसमें 6 सब ग्रुप होते हैं, और जो इन 6 में नहीं होते उन्हें हम करंट एसेट में मेन में डाल देते हैं। इसका पहला जो सब ग्रुप है वो है बैंक अकाउंट। इसमें हम किसी भी बैंक सेविंग या करंट अकाउंट को इस ग्रुप में लिखते हैं। जैसे बैंक में आप खाता खोलें तो खाता जो है बैंक अकाउंट के अंतर्गत उसका लेजर बनेगा। कैश इन हैंड, अगर आपके पास कैश अमाउंट है तो उसकी एंट्री हम कैश इन हैंड में रखेंगे, यानी कैश अकाउंट को कैश इन हैंड में लिखते हैं। ऑलरेडी कैश अकाउंट बना भी रहता है, ये भी एक चल संपत्ति होती है। बैंक अकाउंट भी आपकी की चल संपत्ति होती है, इसीलिए इन दोनों को हम करंट एसेट कहेंगे। डिपॉजिट माने होता है कि इसमें हम किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट, रेंटल डिपॉजिट को अगर लिखते हैं तो उसकी एंट्री हम डिपॉजिट में करते हैं, वो भी एक प्रकार की चल संपत्ति होती है, क्योंकि वहां भी पैसा बढ़ता है। लोन एंड एडवांस, इसमें किसी पार्टी से लिए गए लोन व एडवांस अमाउंट की एंट्री को लिखते हैं। जैसे आप किसी कस्टमर से एडवांस अगर ले लेते हैं तो वो भी एक प्रकार से उससे आप बिजनेस करते हैं तो आपका पैसा बढ़ता है, तो वो भी एक प्रकार की चल संपत्ति है। और उसके बाद है स्टॉक इन हैंड। इसमें हम स्टॉक की एंट्री, अगर जितने ज्यादा स्टॉक उतने ज्यादा इनकम, यानी कि आप स्टॉक जो होता है आपका वो भी एक चल संपत्ति होती है। और फिर अगला है सन्ड्री डेब्टर। सन्ड्री डेब्टर का सेंस है कि ग्राहक, जैसे मान लीजिए कि जितने ज्यादा ग्राहक आपके पास होंगे उतने ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी, तो ग्राहक भी आपकी एक चल संपत्ति होते हैं। और उसके बाद आ जाइए तीसरे नंबर अकाउंट ग्रुप में, जिसका नाम है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी भी 3 उप समूह होते हैं। पहला है ड्यूटी एंड टैक्स। ड्यूटी एंड टैक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब बता रहा हूँ। ड्यूटी एंड टैक्स, इसमें हम किसी भी SGST, IGST, CGST आदि को लिखते हैं। पहले तो हम लोग लिखते थे लोकल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट एडिशनल टैक्स, इन सब को लिखते थे। लेकिन इन सब का लेजर जो है ड्यूटी टैक्स से बनता था, लेकिन आजकल उसका नाम बदल के SGST, IGST, CGST हो गया है, इसलिए उसे हम ड्यूटी टैक्स में लिखेंगे। प्रोविजन, अच्छा कोई भी दिन अगर आप साल में 10, 20, 50 लाख रुपए कमाते हैं तो सरकार को आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसका इनकम टैक्स देते रहे, तो यानी कि इसमें हम इनकम टैक्स की एंट्री को लिखते हैं प्रोविजन में। और इसके बाद तीसरा आपका उत्तरदायित्व, यानी लायबिलिटी माने उत्तरदायित्व, तो यानी कि तीसरा उत्तरदायित्व आपका है कि सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर यह करंट लायबिलिटी का तीसरा सब ग्रुप है। इसमें सप्लायर के नाम की एंट्री को करते हैं, मतलब कि सप्लायर का पैसा भी देना आपका उत्तरदायित्व। बहुत लोग लेके पैसा बम्बई भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें महाजन के नाम पर पैसा देते रहना चाहिए। चौथे नंबर है अस्थाई संपत्ति, यानी कि ये तो था 6 इससे पहले जो बताए थे ये चल संपत्ति, लेकिन यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं अस्थाई संपत्ति यानी कि फिक्स एसेट। यह अचल संपत्ति को इसमें लिखते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, यानी जो बड़े लंबे समय तक के लिए अस्थायी रूप से रखे जाएं, उसे हम फिक्स एसेट कहते हैं। तो बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर और मशीनरी। अगला हेडिंग है, आप नोट्स करते रहें, इन्वेस्टमेंट। निवेश के प्रकार के लेजर अकाउंट, जैसे शेयर कोई भर दीजिए, बॉन्ड भर दीजिए, डिबेंचर भर दीजिए, तो कुछ कंपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, तो ये सब एक इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में लिखेंगे। फिर अगला है लोन लायबिलिटी, यानी आप लोन जो है ना 3 प्रकार से ले सकते हैं। पहला है बैंक अकाउंट, बैंक से लिया गया ऋण, या बैंक OD या बैंक OCC अकाउंट। तो बैंक से लिया गया ऋण यानी कि बैंक OD या OCC अकाउंट कहलाता है। सुरक्षात्मक लोन यानी सिक्योर्ड लोन्स में क्या होता है कि कोई सामान गिरवी रखकर लिया गया लोन हो तो उसे सुरक्षात्मक, जैसे बैंक से हम पैसा लेते हैं ना तो कोई कागज रखते हैं, कोई पैसा सोना रखते हैं, कुछ रख करके तब लेते हैं, तो वो सुरक्षात्मक लेना या कहीं भी रख करके लें।
लेकिन अनसिक्योर्ड लोन यानी जैसे व्यवहार में लोग मांग लेते हैं पैसा और व्यवहार में लिया गया लोन हो तो उसमें ब्याज भी नहीं देना पड़ता है और अक्सर ये बहुत सेफ नहीं रहता। अक्सर व्यवहार में जब कोई ले लेता है तो आजकल जानते ही है कि सब लोग कहते हैं कि भैया कैसा पैसा कब दिए थे, काहे दिए थे, तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस नाते ऐसा लेन देन नहीं करना चाहिए जिससे कि सबकी सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद फिर है सस्पेंस अकाउंट। इसमें हम सस्पेंस एंट्री को लिखते हैं। जैसे बाद में हम कहीं बाहर किसी को भेजे 1000 लेके और पता नहीं उसमें बचेगा या नहीं, तो एक सस्पेंस है। तो जैसे ट्रेवलिंग एडवांस, तो ये सब क्या है, एक सस्पेंस एंट्री को दर्शाता है। फिर है अगला मिस एक्सपेंस। कभी कभी ना चीजें मिस हो जाती हैं, जैसे किसी वस्तु की हानि हो जाने, नुकसान हो जाने, चोरी हो जाने आदि घटनाओं को हम जो उसके खर्चे होते हैं उसको मिस एक्सपेंस में लिखते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज है 9वां सेल अकाउंट। सेल अकाउंट मतलब कि इसमें हम जनरल सेल एंट्री को बनाते हैं और जो भी हम दिन भर बेचते रहते हैं ना सेल अकाउंट से बेचते हैं, यानी सेल अकाउंट पर जो लेजर बनेगा वो सेल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनेगा। परचेज अकाउंट यानी इसमें हम महाजन से स्टॉक खरीदने की एंट्री को हम इसमें लिखते हैं। तो ये नोट्स मैंने बहुत दिन से लिख के रखा हुआ था, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ वीडियो। और लाइक जरूर करें। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट, किसी सामान को बेचने से प्राप्त इनकम। कहने मतलब आप कोई सामान लाए 100 का 150 में बेच दिए डायरेक्ट, तो वो सब डायरेक्ट इनकम में आता है। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम जो होता है, इसमें इनडायरेक्ट इनकम में जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट, भाई किराया प्राप्त हो जाए, ब्याज, बैंक में पैसा जमा ब्याज प्राप्त हो, या कहीं पर ज्यादा सामान बेच दिए कमीशन प्राप्त हो, तो ये सब आदि को हम इसमें इनडायरेक्ट इनकम में लिखते हैं। अगला हेडिंग है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान लिया कोई रॉ मटेरियल आप लाते हैं, उसको बनवाते हैं, उसमें जो लागत लगती है ना, तो लागत आता है तो वेजेज, फ्राइट, कैरी, कुली, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, उस सामान को तैयार करने में यानी प्रोडक्ट को फिनिश करने में जो खर्चे होते हैं उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो ये 13वां है। और 14वां है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रोज के खर्चे को इसमें लिखते हैं, यानी दुनिया इसी से परेशान रहती है, रोज के खर्चे से, यानी एडवर्टाइजमेंट, व्हीकल मेंटेनेंस, स्टाफ सैलरी, पेमेंट, डिप्रिसिएशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इत्यादि सब रोज के दिन भर के खाने पीने खर्चे को सब कुछ इसी में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट खर्चा है ना। तो आज को इसमें लिखेंगे। और लास्ट है ब्रांच और डिवीजन। इसमें किसी ब्रांच या शाखा के नाम की एंट्री को करते हैं। अगर आपने कोई ब्रांच ऑर्डर भी बना रखा है तो उसकी एंट्री इसमें करेंगे। तो ये 15 मेन वाले और उसके नीचे जो सब ग्रुप है वो 13 मिला के 28 ग्रुप हमने आपको पढ़ाया। और इसका नोट्स जरूर आराम से ऐसे लिख लीजिए और ये आपके लिए बहुत काम आएगा। किसी भी अगर आप कॉमर्स साइड से पढ़ाई कर रहे हो, अकाउंट की पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें ये बहुत ही मददगार है। तो इसको आप आराम से रोक के वीडियो को लिख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए इस तरह से 15 ये खत्म होता है। तो आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।